अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर 17 का ये लेक्चर नंबर 4 है और इसमें हमने सीखना है बाइसिंग ऑफ पी एन जंक्शन। तो स्टूडेंट्स, जो पी एन जंक्शन को बाइस करने का मतलब है वो ये है कि हम पी एन जंक्शन या कोई और सेमीकंडक्टर डिवाइस है उसके साथ हम एक्सटर्नल वोल्टेज को कनेक्ट करें। एक्सटर्नल वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस को कनेक्ट करना, या सादा लफ्ज़ों में पी एन जंक्शन को जब आप बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो असल में आप पी एन जंक्शन के क्रॉस एक्सटर्नल वोल्टेज दे रहे होते हैं। और ये जो प्रोसेस है, ये जो एक्टिविटी है, इसको पी एन जंक्शन की बाइसिंग का नाम देंगे। पी एन जंक्शन को दो तरीक़ों से हम बाइस कर सकते हैं। एक कहलाता है जी फॉरवर्ड बाइसिंग, और जो पी एन जंक्शन होगा वो फॉरवर्ड बाइस्ड कहलाएगा। फिर होती है रिवर्स बाइसिंग, और जो पी एन जंक्शन है वो रिवर्स बाइस्ड कहलाता है। तो अब हमने वन बाय वन इन दो टाइप्स को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम पहली टाइप के ऊपर आते हैं जो कि फॉरवर्ड बाइसिंग है पी एन जंक्शन की। इसको डिफाइन करेंगे। स्टूडेंट्स, जब आप बैटरी को पी एन जंक्शन के साथ इस तरह से कनेक्ट करें कि बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो पी टाइप के साथ जुड़ जाए, वो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जो है वो एन टाइप के साथ कनेक्ट कर जाए, तो इस तरह की जो बाइसिंग है उसको आप फॉरवर्ड बाइसिंग का नाम देते हो। जैसा कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ पीछे ये साइन है बैटरी का, ये साइन है पोटेंशियल डिफरेंस का या एक्सटर्नल वोल्टेज का। तो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो स्टूडेंट्स पी एन जंक्शन में जो पी टाइप हिस्सा है, पी हाफ है, उसके साथ कनेक्ट किया गया है वायर की मदद से। पी एन जंक्शन का जो एन हाफ है या एन टाइप पार्ट है उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जो है वो कनेक्ट किया गया है। तो इस तरह की जो बाइसिंग है वो फॉरवर्ड बाइसिंग कहलाती है। अब ज़हन में सवाल आता है कि भाई इसको फॉरवर्ड बाइसिंग का नाम क्यों दिया। तो इसका जवाब आपको एक्सप्लेनेशन की हेडिंग में मिलेगा कि इस तरह से जब बैटरी कनेक्ट करते हैं तो उसको फॉरवर्ड बाइस क्यों पुकारते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब आपने जैसे अभी आपने डेफिनेशन में देखा कि जब आप अपने पी एन जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस बनाते हो तो मेजॉरिटी जो कैरियर्स हैं या मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो पी टाइप के हों या एन टाइप के। तो हम जनरल बात कर लेंगे कि जो दोनों रीजन्स हैं उनके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, उन पे क्या असर पड़ता है एक्सटर्नल वोल्टेज का। तो एक्सटर्नल वोल्टेज जो है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को रिपेल करता है। ये याद रहे, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि फॉरवर्ड बाइसिंग या रिवर्स बाइसिंग दोनों में ज़ाहिर है अलग अलग होगा। जब हम रिवर्स बाइसिंग पे पढ़ेंगे तो वहाँ आपको आइडिया होगा कि वहाँ बात इसके बिल्कुल मुख्तलिफ आएगी। फॉरवर्ड बाइसिंग में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं उन पे एक्सटर्नल वोल्टेज का क्या असर पड़ता है। तो जवाब क्या है उसका, एक्सटर्नल वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को रिपेल करता है। अब किस रीजन के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर रिपेल होते हैं, तो इसका जवाब है कि पी टाइप में जो पॉजिटिव होल्स हैं उनको भी एक्सटर्नल जो फील्ड है वो रिपेल कर रहा है, और जो एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको भी एक्सटर्नल फील्ड की तरफ से रिपल्जन का सामना करना पड़ता है। अब ज़हन में एक और क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसा कैसे है कि दोनों रीजन्स में रिपल्जन है। तो इसका जवाब कुछ यूँ है कि स्टूडेंट्स, जो पी टाइप है इसमें जो चार्ज कैरियर्स हैं वो पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स हैं, होल्स, और इसको आपने कनेक्ट किसके साथ किया है, इसको आपने कनेक्ट किया है स्टूडेंट्स बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। तो जो पीछे से जो चार्ज आ रहा है वो पॉजिटिव है, जो सामने चार्ज मौजूद है वो पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव के दरमियान में रिपल्जन होती है, सेम चार्जेस रिपेल करते हैं। तो बैटरी की तरफ से आने वाले पॉजिटिव चार्जेस पी टाइप के पॉजिटिव चार्जेस को रिपेल करेंगे। किधर रिपेल करेंगे, टुवर्ड्स दी पी एन जंक्शन, जो कि बॉर्डर है जहाँ पी टाइप और एन टाइप हिस्सा जो आपस में मिल रहे हैं, बीच वाला बॉर्डर पी एन जंक्शन, उसकी तरफ रिपेल करेंगे। दूसरी तरफ देखें एन टाइप में क्या है, एन टाइप है स्टूडेंट्स नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जो कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, और एन टाइप को हमने कनेक्ट कर रखा है स्टूडेंट्स किसके साथ, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। तो नेगेटिव टर्मिनल जो है वो लो पोटेंशियल के ऊपर मौजूद है, एक तरह से कह लें कि उस तरफ नेगेटिव चार्ज है अपने समझने के लिए, और एन टाइप में भी क्या है स्टूडेंट्स, एक तरह से नेगेटिव चार्ज मौजूद है। तो बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो इधर का जो नेगेटिव चार्जेस हैं उनको रिपेल करेगा, क्योंकि सेम तरह के चार्जेस हों तो रिपल्जन का सामना करना पड़ता है। तो ये रिपल्जन किधर होगी, अगेन एन टाइप के जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं इलेक्ट्रॉन्स, उनको जो रिपल्जन का सामना करना पड़ रहा है, ये रिपल्जन भी किधर है, टुवर्ड्स दी डिप्लीशन रीजन या पी एन जंक्शन। तो इस तरह से
हम देखते हैं कि जब हम अपने पी एन जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस कर रहे हैं तो उसके दोनों रीजन्स के जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं उनको रिपल्जन का सामना करना पड़ता है, रिपल्जन बाय एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड, और ऑफ कोर्स वो इलेक्ट्रिक फील्ड है या एक्सटर्नल वोल्टेज है जिसको आप पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हो। दूसरा ये है कि अब ये जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं रिपल हो रहे हैं किस तरफ, ये रिपल हो रहे हैं टुवर्ड्स द डिप्लीशन रीजन, या आप कह लीजिए ये रिपल हो रहे हैं टुवर्ड्स द पीएन जंक्शन। अब यहाँ पे एक और बात हमें सोचनी है कि पीएन जंक्शन जो है उसका साइज यानी उसकी विड्थ, उसकी थिकनेस, उस पर क्या असर पड़ेगा। यहाँ पे जो डिप्लीशन रीजन है वो इस रिपलियन की वजह से कम होगा या ज़्यादा होगा। तो जाहिर है भाई इन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को पुश किया जा रहा है, रिपेल किया जा रहा है डिप्लीशन रीजन की तरफ, तो डिप्लीशन रीजन जो है वो डिक्रीज होगा। डिप्लीशन रीजन क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि डिप्लीशन रीजन की तरफ जो है वो चार्ज कैरियर्स आ रहे हैं। तो डिप्लीशन रीजन तो वो है कि जहाँ चार्ज कैरियर्स नहीं होते, लेकिन अगर आप वहाँ पे अपने मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को भेज रहे हो तो जिस जिस हिस्से में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आते जाएंगे वो हिस्सा जो है वो डिप्लीशन रीजन नहीं रहेगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस आ गए इस तरफ से और दूसरी तरफ से यहाँ पॉजिटिव चार्जेस आ गए हैं, तो डिप्लीशन रीजन का जो एक हिस्सा पहले डिप्लीशन रीजन में काउंट हो रहा था, शुमार हो रहा था, अब वहाँ पे चार्ज कैरियर्स आ गए तो अब वो डिप्लीशन रीजन नहीं रहा। इन जनरल दोनों तरफ से चार्जेस जो हैं इधर सेंटर की तरफ डिप्लीशन रीजन की तरफ जो है वो पुश होंगे, और इस तरफ अगर पुश हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि भाई ये जो डिप्लीशन रीजन है ये कम से कम होता जाएगा, थिकनेस कम होगी। यही वजह है कि ये जो कनेक्शन बना है बैटरी का, जहाँ बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को पी टाइप से जोड़ा, नेगेटिव टर्मिनल को एन टाइप से जोड़ा, इसमें चूंकि डिप्लीशन रीजन डिक्रीज हो रहा है, उसकी थिकनेस कम हो रही है, तो इस वजह से आप इस तरह के कनेक्शन को पुकारते हो फॉरवर्ड बाइस। फॉरवर्ड का मतलब है आगे भेजना, पुश करना। तो आप मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को आगे भेज रहे हो, फॉरवर्ड उनको कर रहे हो। फॉरवर्ड किधर कर रहे हो, टुवर्ड्स द डिप्लीशन रीजन, और उसकी वजह से जैसे ही इन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को सफिशिएंट एनर्जी मिल जाती है तो ये डिप्लीशन रीजन को क्रॉस कर जाते हैं और सर्किट में से अच्छा खासा जो करंट है वो फ्लो करना शुरू कर देता है। तो आप करंट को पॉसिबल बना रहे हो, आप मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्रॉस करना चाहते हैं। किसको क्रॉस करना चाहते हैं, डिप्लीशन रीजन को क्रॉस करना चाहते हैं, और आप इस चीज को पॉसिबल बना रहे हो। आप उनको पीछे से धक्का दे रहे हो ताकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो डरे हुए हैं या उनको जो डिप्लीशन रीजन रोके हुए था आपने उनको पीछे से पुश करवाया। जब आपने मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को पुश करवाया तो आप उनको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो। जैसे गाड़ी को धक्का नहीं लगाते हैं तो ऐसे ही है कि इधर होल्स को एक तरफ से धक्का लगाया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को दूसरी तरफ से धक्का लगाया जा रहा है ताकि वो इस बैरियर को, डिप्लीशन रीजन को, पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस कर सके और वो सर्किट में फ्लो करना शुरू कर सके। तो इस तरह के कनेक्शन को फिर इसलिए हम क्या पुकारते हैं, फॉरवर्ड बाइस पुकारते हैं। बाकी बातें मैंने जो एक्सप्लेनेशन की हैं उस डायग्राम में मैंने रेफर कर दी हैं कि जो दोनों रीजन्स हैं उनके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को अपने बैटरी के टर्मिनल्स की तरफ से पुश का सामना करना पड़ता है, रिपल्जन का सामना करना पड़ता है, और ये रिपल्जन टुवर्ड्स जंक्शन है। इसका समझने का सही बेहतर अंदाज यही है अपने लिए कि यूँ समझे जैसे धक्का लगाया जा रहा है उन दोनों तरफ के रीजन के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को, ताकि वो जो बैरियर है उसको क्रॉस कर सकें और सर्किट में फ्लो होना शुरू कर दें। तो जो होल्स हैं पी टाइप के उनको पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ से पुश मिलेगा, धक्का लगेगा, रिपल्जन मिलेगी, और जो एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ से पुश मिलेगा, धक्का लगेगा, उनको रिपल्जन का सामना करना पड़ेगा। और ये दोनों पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स हों, नेगेटिव चार्ज कैरियर्स हों, ये डिप्लीशन रीजन की तरफ मूव करेंगे। और ऐसा ये नहीं करना चाहिए क्योंकि हम फॉरवर्ड बाइसिंग में यही एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो डिप्लीशन रीजन है उसको क्रॉस कर सकें और सर्किट के अंदर मूव करना शुरू कर दें। स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस टॉपिक में ये सीखा कि जो डिप्लीशन रीजन है उसका एक अपना पोटेंशियल डिफरेंस होता है जिसको कि हम पोटेंशियल बैरियर का नाम देते हैं। हमने ये भी वहाँ सीखा कि ये पोटेंशियल बैरियर जो है ये फर्दर होल्स को अपनी तरफ नहीं आने देता, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ नहीं आने देता, तभी तो हम इसको बैरियर का नाम देते हैं। और हम फॉरवर्ड बाइसिंग में जो बैटरी के टर्मिनल्स कनेक्ट कर रहे हैं तो हम यही चाह रहे हैं कि जो हमारे होल्स हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स दोनों तरफ के, उनको सफिशिएंट एनर्जी मिल सके ताकि वो जो बैरियर है, रुकावट है, उसको क्रॉस कर सकें।
हमने ऊपर अभी डायग्राम में जिक्र किया कि फिर जो विड्थ है, जो डिप्लीशन रीजन है, यहाँ डिपिक्शन लिखा हुआ है, ये वर्ड डिपिक्शन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ जो है डिप्लीशन का वर्ड आना चाहिए। तो जो विड्थ है डिप्लीशन रीजन की वो डिक्रीज होगी फॉरवर्ड बाइसिंग में, और चूंकि ये डिप्लीशन रीजन एक बैरियर है, रुकावट है, रेजिस्टेंस है, जितना ये विड्थ इसकी कम होती जाएगी डिप्लीशन रीजन की, तो जो चार्जेस हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन्स हो या होल्स, उनको अब फ्लो करने के लिए कम से कम रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये सीखा है कि जब हम सिलिकॉन को लेके पीएन जंक्शन बनाते हैं तो जो पीएन जंक्शन पे बैरियर डेवलप होता है पोटेंशियल का, जिसको पोटेंशियल बैरियर पुकारते हैं, उसकी वैल्यू 0.7 वोल्ट्स है, और जर्मेनियम के केस में उस पोटेंशियल बैरियर की जो वैल्यू है 0.3 वोल्ट्स है। अब अगर आप चाहते हैं कि आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स वो पीएन जंक्शन को क्रॉस कर जाए, तो आपने अपने मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को सफिशिएंट एनर्जी देनी है। अब आपने मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को सफिशिएंट एनर्जी कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं? आप प्रोवाइड कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल वोल्टेज। तो जैसे जैसे आप एक्सटर्नल वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं उनकी एनर्जी बढ़ती जा रही है। जैसे ही आपका एक्सटर्नल अप्लाइड वोल्टेज बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा? पोटेंशियल बैरियर के। सिलिकॉन के केस में एक्सटर्नल वोल्टेज जब 0.7 बन जाएगा, और जर्मेनियम के केस में जब एक्सटर्नल वोल्टेज 0.3 वोल्ट्स के ऊपर पहुंचेगा, तो स्टूडेंट्स ये एक्सटर्नल वोल्टेज की वैल्यू बराबर होगी किसके? पोटेंशियल बैरियर के। अब यहाँ तक तो जो करंट है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही आपने अपने अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू 0 से ज़रा से ज़्यादा की, तो जो पीएन जंक्शन है उससे जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो तेजी से मूव करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि जो कम से कम रुकावट थी उसको आपने अबूर कर दिया। यूं समझिए कि अगर आपका जो पीएन जंक्शन है वो सिलिकॉन का बना हुआ है, तो फिर जो रुकावट है, जो बैरियर है, वो कितने वोल्ट्स की है? वो 0.7 वोल्ट्स की है। तो पहले तो आपने अपना जो वोल्टेज है, एक्सटर्नल वोल्टेज, उसको किसके बराबर लेके आना है? उसको 0.7 के बराबर लेके आना है, ताकि उस रुकावट को तो आप जो है वो उसके बराबर आ सकें। अब उसके बाद आप चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं और जो होल्स हैं वो अच्छा फ्लो कर सकें, तो आप अपने एक्सटर्नल वोल्टेज को फर्दर 0.7 से इंक्रीज करोगे। तो 0.7 वोल्टेज जो एक्सटर्नल वोल्टेज है वो तो बैरियर को माइनस कर रहा है, रुकावट को दूर कर रहा है। इसके ऊपर वाला जो आपका वोल्टेज होगा वो अब इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड करेगा, और वो तेजी से मूव करना शुरू कर देंगे थ्रू एक्सटर्नल सर्किट। इसका मतलब ये हुआ कि आपने वो जो 0.7 की रुकावट थी, पोटेंशियल बैरियर था, उसको अबूर कर लिया है। लिहाजा ये जो वोल्टेज है, जो हमारा एक्सटर्नल वोल्टेज है, जैसे ही वो पोटेंशियल बैरियर के बराबर हो जाता है तो हम उसको पुकारते हैं जी नी वोल्टेज। नी वोल्टेज कौन सा वोल्टेज है? नी वोल्टेज स्टूडेंट्स हमारा एक्सटर्नल वोल्टेज है, और एक्सटर्नल वोल्टेज की वो वैल्यू जब वो किसके इक्वल हो जाए? जब वो पोटेंशियल बैरियर के इक्वल हो जाए। इसका मतलब है कि सिलिकॉन के केस में जो हमारा नी वोल्टेज है वो 0.7 वोल्ट्स होगा। जर्मेनियम के केस में जो हमारा नी वोल्टेज है वो 0.3 वोल्ट्स होगा। तो इस तरह से हम नी वोल्टेज को डिफाइन कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि नी वोल्टेज वो वैल्यू है एक्सटर्नल वोल्टेज की कि जिसके ऊपर जो हमारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं उनको सफिशिएंट एनर्जी मिल जाती है, और वो पीएन जंक्शन को इजीली क्रॉस करना शुरू कर देते हैं। अगर आपने फिगर के अंदर इसी चीज़ को देखना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो भाई कि इस डायग्राम में आप सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों की फॉरवर्ड बाइसिंग के ऊपर देख लो कि यहाँ पे आप अपना एक्सटर्नल जो फील्ड है या एक्सटर्नल जो वोल्टेज है वो शो कर रहे हो एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस के ऊपर जो फॉरवर्ड करंट जनरेट हो रहा है या प्रोड्यूस हो रहा है या फ्लो कर रहा है वो आपने वाई एक्सिस के ऊपर जो है वो मिली एम्पेयर्स में शो कर रखा है। आपने अपना वोल्टेज 0 से बढ़ाना शुरू किया, 0.1 वोल्ट्स, 0.2 वोल्ट्स, 0.3 वोल्ट्स। तो अब देखो जैसे जैसे 0 से आप एक्सटर्नल वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो, करंट जो है जो फॉरवर्ड में फ्लो कर रहा है उसमें इजाफा तो आ रहा है, लेकिन बहुत थोड़ा इजाफा आ रहा है। लेकिन गौर कीजिए जैसे ही
आपने अपना वोल्टेज जो है एक्सटर्नल वोल्टेज वो 0.3 से इंक्रीज किया, तो उसके बाद आप देख लो कि कितना रैपिडली जो है वो करंट फ्लो करना शुरू कर दिया। आप देखो 0.3 के ऊपर जो है वो करंट की वैल्यू चेक कर लो कि कितनी है, और अगर आप जर्मेनियम के केस में 0.4 या 0.5 के ऊपर आप वैल्यू चेक करो करंट की, तो फिर कितनी मिलेगी। तो इसका मतलब है कि एक ख़ास वोल्टेज, उसके बाद जो हमारा पीएन जंक्शन है उसमें करंट बहुत तेज़ी से फ्लो करना शुरू कर देता है। वो ख़ास वैल्यू जो है वो आपकी नी वोल्टेज कहलाती है। ये वो वैल्यू है जो कि पोटेंशियल बैरियर के इक्वल है। मिसाल के तौर पे जर्मेनियम का पोटेंशियल बैरियर 0.3 वोल्ट्स है, तो आपके एक्सटर्नल वोल्टेज को 0.3 वोल्ट्स के ऊपर आना है, वो नी वोल्टेज कहलाएगा। उसके बाद ही एक्सटर्नल वोल्टेज जब आप बढ़ाओगे तो करंट एकदम से बढ़ना शुरू हो जाएगा। सिलिकॉन के केस में आप देख लो स्टूडेंट्स, सिलिकॉन के केस में जो नी वोल्टेज है उसकी वैल्यू 0.7 है। तो आप देखो जैसे ही आपका एक्सटर्नल वोल्टेज 0.7 के ऊपर आया और उसके बाद आपने उसको बढ़ाया, तो उस 0.7 के बाद एकदम से रैपिडली जो है वो करंट इंक्रीज हुआ। तो एक्सटर्नल वोल्टेज की वो वैल्यू जिसके बाद जो फ्लो ऑफ करंट है इन दी पीएन जंक्शन वो रैपिडली इंक्रीज हो, आप एक्सटर्नल वोल्टेज की उस वैल्यू को क्या पुकारते हो, नी वोल्टेज। तो सिलिकॉन के केस में नी वोल्टेज जो है वो 0.7 है, जर्मेनियम के केस में नी वोल्टेज जो है वो 0.3 वोल्ट्स है। हमने देखा कि नी वोल्टेज के बाद जो फ्लो ऑफ करंट है वो सर्किट के अंदर जो है वो बड़ा रैपिड हो गया। इसको आप पुकारोगे जी फॉरवर्ड बाइस्ड करंट। इसका मतलब ये नहीं है कि पहले जो थोड़ा थोड़ा करंट फ्लो कर रहा था वो फॉरवर्ड बाइस्ड नहीं है। नी वोल्टेज से पहले भी जो वोल्टेज था उस पर जो आपको करंट मिल रहा था वो भी फॉरवर्ड बाइस्ड करंट ही है, लेकिन पॉइंट ये है कि नी वोल्टेज के बाद जो फॉरवर्ड बाइस्ड करंट है उसकी वैल्यू बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जब आप जैसे जैसे एक्सटर्नल वोल्टेज बढ़ाते जाओगे उस खास वैल्यू के बाद वैसे वैसे कहीं ज़्यादा जो है वो फॉरवर्ड बाइस्ड करंट इंक्रीज होता जाएगा आपके सर्किट में से। इस डायग्राम के ऊपर हम बात कर चुके, जो VI करैक्टरिस्टिक्स हैं फॉरवर्ड बाइसिंग की उस पर भी हम बात कर चुके। अभी जो हम फिगर देख रहे थे वो VI करैक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करता है कि जब फॉरवर्ड बाइसिंग में आपने वोल्टेज 0 से आगे इंक्रीज करना शुरू किया तो करंट भी इंक्रीज होता गया। ये करंट जो है वो फॉरवर्ड बाइस करंट है, लेकिन शुरू में जो फॉरवर्ड बाइस करंट है वो स्लो रेट के ऊपर इंक्रीज होता है। उसकी वजह ये है कि अभी जो पोटेंशियल बैरियर है 0.3 या 0.7 वोल्ट्स का वो अचीव वो क्रॉस नहीं हुआ है, उसके बराबर आपका एक्सटर्नल वोल्टेज नहीं आया है। वो उधार जो उतारना है, वो बैरियर जिसको क्रॉस करना है, तभी आपका एक्सटर्नल वोल्टेज वहाँ नहीं पहुँचा है। तो जैसे ही आपका जो वोल्टेज है वो क्रॉस करेगा किसको, नी वोल्टेज की वैल्यू को, तो स्टूडेंट्स उसके बाद क्या होगा, करंट जो है वो एकदम से रैपिडली इंक्रीज करना शुरू कर देगा। हमने नी वोल्टेज को डिफाइन भी तो ऐसे ही किया ना, हमने कहा कि एक्सटर्नल वोल्टेज की वो वैल्यू जिसके बाद फॉरवर्ड बाइस करंट रैपिडली इंक्रीज हो उसको नी वोल्टेज कहते हैं। जर्मेनियम के केस में 0.3 वोल्ट्स है, सिलिकॉन के केस में 0.7 वोल्ट्स है, और ये नी वोल्टेज जो है वो एक्चुअली किसके इक्वल होता है, पोटेंशियल बैरियर के इक्वल होता है फॉर दी पीएन जंक्शन, वो जर्मेनियम का बना है या सिलिकॉन का बना है। तो ये ग्राफ जो है वो भी मैंने आपको समझा दिया। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और चीज़ मैं ऐड कर दूं कि ये VF जो है ये स्टूडेंट्स एक्सटर्नल वोल्टेज है जो आपने फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए अप्लाई किया है। तो VF, F फॉर फॉरवर्ड, V फॉर वोल्टेज, तो ये फॉरवर्ड वोल्टेज है, और इधर IF जो है I फॉर करंट और F फॉरवर्ड, तो ये फॉरवर्ड बाइस्ड करंट है और ये फॉरवर्ड बाइस्ड वोल्टेज है। इसी तरह सिलिकॉन के केस में भी वही टर्मिनोलॉजीज अप्लाई होंगी। देन हम मूव करते हैं पार्ट 2 की तरफ, और पार्ट 2 हमारे किसके ऊपर है, रिवर्स बाइसिंग के ऊपर है। पीएन जंक्शन को अब रिवर्स बाइस करना है। अगर आपने फॉरवर्ड बाइस समझ लिया है तो उसी पैटर्न के ऊपर आप रिवर्स बाइसिंग को कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पे भी पहले हम इसको डिफाइन करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो बातें हैं वो फॉरवर्ड बाइसिंग से काफ़ी उल्टी हैं, अपोजिट हैं। मिसाल के तौर पे पीएन जंक्शन को अगर हमने फॉरवर्ड बाइस बनाना है तो हमने उसको कैसे कनेक्ट किया था, फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए हमने पी टाइप को पी टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा था और एन टाइप को नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा था। यहाँ पे हमने रिवर्स बाइसिंग करनी है, उल्टा करना है। तो हम जो पी टाइप है उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे और जो एन टाइप है उसको हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ
कनेक्ट करेंगे। तो पी टाइप के साथ होना पॉजिटिव चाहिए, लेकिन हमने उल्टा किया, नेगेटिव टर्मिनल लगा दिया। एन टाइप के साथ आना जो है वो नेगेटिव चाहिए, लेकिन हमने उल्टा काम किया, रिवर्स काम किया, हमने पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ दिया। तो हमने पी टाइप के साथ जो लगना चाहिए था उसका उल्टा, उसका रिवर्स लगाया है। एन टाइप के साथ जो लगना चाहिए था उसका रिवर्स लगाया है, टर्मिनल बैटरी का रिवर्स लगाया है। लिहाजा ओवरऑल आपका पीएन जंक्शन इस तरह से क्या कहलाता है, रिवर्स बाइस पीएन जंक्शन कहलाता है। डायग्राम भी साथ आप डेफिनेशन में इंक्लूड कर लोगे। यहाँ पे देखो पी टाइप जो है उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा, एन टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा। स्टूडेंट्स अब हम मूव करते हैं जो इसकी एक्सप्लेनेशन है उसकी तरफ। और यहाँ पे भी देखो कि हमने उसी तरह के पॉइंट्स ऐड करने हैं जिस तरह के हमने फॉरवर्ड बायसिंग में पॉइंट्स ऐड किए थे, तरतीब हमारी तकरीबन वही रहेगी। तो रिवर्स बायसिंग में क्या होता है कि जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं पीएन जंक्शन के अक्रॉस, उनको रिपलियन के बजाय अपनी साइडों से क्या देखने को मिलता है जी, अट्रैक्शन देखने को मिलती है। ये बात ऊपर हमने जो है यहाँ डायग्राम के साथ रिलेट करके समझनी है। अब आप देखो एन टाइप में कौन से चार्जेस हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं। आपने कनेक्ट इसको किसके साथ किया, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जो है वो कनेक्ट किया ना। अब आप देखो कि जो नेगेटिव और पॉजिटिव में अट्रैक्शन होगी या रिपलियन होगी, अट्रैक्शन होगी ना। बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल जो है इनको अपनी तरफ खींचना चाहेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को, यानी अपनी तरफ खींच रहा है तो अट्रैक्ट कर रहा है। अब अगर इसको रिलेट करो आप पीएन जंक्शन के साथ, डिप्लीशन रीजन के साथ, तो कैसे रिलेट करोगे? क्या आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको पीएन जंक्शन की तरफ भेजा जा रहा है या वहाँ से दूर किया जा रहा है? तो उसका जवाब ये है इनके चूंकि अट्रैक्शन मौजूद है तो इन इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ लाया जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इन इलेक्ट्रॉन्स को मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो हैं एन टाइप के, उनको डिप्लीशन रीजन से दूर किया जा रहा है। देन पी टाइप वाली साइड पे देख लें, पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो हैं वो पॉजिटिव होल्स हैं स्टूडेंट्स। तो उसको आपने कनेक्ट किसके साथ किया? उसको आपने कनेक्ट किया है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। अगेन देखो नेगेटिव और पॉजिटिव में अट्रैक्शन होगी या रिपल्शन? ऑफ कोर्स अट्रैक्शन होगी। बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जो है इन पॉजिटिव चार्जेस को अपनी तरफ खींचेगा। तो अगेन इनको अपनी तरफ वो खींच रहा है, तो इसका मतलब है कि बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इन होल्स को डिप्लीशन रीजन से दूर कर रहा है। नतीजा ये निकलेगा कि जो डिप्लीशन रीजन है उसकी थिकनेस जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। जब डिप्लीशन रीजन की थिकनेस इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब है कि जो रेजिस्टेंस है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को, उस रेजिस्टेंस में इजाफा होता जा रहा है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो फ्लो करना चाहते हैं, जो इस पीएन जंक्शन को क्रॉस करना चाहते हैं, उनके लिए पीएन जंक्शन को क्रॉस करना और मुश्किल होता जा रहा है। यहाँ से होल्स जाना चाह रहे थे टुवर्ड्स डिप्लीशन रीजन, लेकिन आपने जैसे उसको रिवर्स बाइस किया तो होल्स जो हैं उनको तो पीछे की तरफ खींचा जा रहा है, पीएन जंक्शन से दूर खींचा जा रहा है। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पीएन जंक्शन की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन आपकी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स को पीएन जंक्शन से, इलेक्ट्रॉन्स को डिप्लीशन रीजन से दूर खींच रहे हैं। तो ये जो अट्रैक्शन मिलती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ से इन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को जो अट्रैक्शन मिलती है, इसकी वजह से इनका जो क्रॉस करना है पीएन जंक्शन को वो और मुश्किल हो जाता है, और पीएन जंक्शन की जगह पे जो डिप्लीशन रीजन है उसकी थिकनेस में और इजाफा हो जाता है। आपने महसूस किया होगा कि ये बातें जो हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं फॉरवर्ड बाइसिंग से, उससे बिल्कुल अपोजिट हैं। तो स्टूडेंट्स क्या हुआ कि जो डिप्लीशन रीजन है उसकी विड्थ में इजाफा हो गया और जो रेजिस्टेंस है वो हाई हो गई। तो हम क्या बोलेंगे कि जब हमने अपने पीएन जंक्शन को हमने उसको रिवर्स बाइस किया है तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स फ्लो कर पाए हैं अक्रॉस द पीएन जंक्शन? तो जवाब है नहीं, वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स अक्रॉस द पीएन जंक्शन फ्लो नहीं कर पाए हैं। तो उसका फिर आप नतीजा क्या निकालोगे? आप क्या कहोगे कि क्या जो आपका सर्किट है उसमें करंट फ्लो करेगा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से, डायोड में से या एक्सटर्नल फील्ड में से? तो आप क्या जवाब दोगे? आप जवाब दोगे कि भाई कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो नहीं करेगा पीएन जंक्शन के अक्रॉस या डायोड के थ्रू या एक्सटर्नल सर्किट में। क्यों? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो हैं उनको तो पीएन जंक्शन की तरफ जाने से रोका जा रहा है, उधर से उनको दूर खींचा जा रहा है।
और जो डिप्लीशन रीजन है उसकी थिकनेस में इजाफा हो रहा है, तो फिर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कैसे क्रॉस करें पीएन जंक्शन को? तो जब पीएन जंक्शन को मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्रॉस नहीं कर पाते तो डायोड में से कोई करंट मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से फ्लो नहीं करता। लेकिन यहाँ पे एक और चीज आएगी कि आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो हैं वो तो मूव नहीं कर सके, लेकिन जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो ज़रूर क्रॉस कर जाते हैं, क्योंकि उनको रिपेलियन का सामना नहीं करना पड़ता, उनको अट्रैक्शन नहीं मिलती है एक्सटर्नल फील्ड से। जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन से हैं? एन टाइप में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो हैं वो होल्स हैं, और पी टाइप में जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो दोनों रीजन्स के जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं उनको रिपल्शन मिलती है, लिहाजा वो इस रीजन को क्रॉस कर जाते हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो इस रीजन को क्रॉस नहीं कर पाते। तो डिप्लीशन रीजन जो है वो हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है रिवर्स बायसिंग में टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, लेकिन यही डिप्लीशन रीजन रिवर्स बायसिंग में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को लो रेजिस्टेंस ऑफर करता है। लिहाजा जो लो रेजिस्टेंस है टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, उसकी वजह से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स डिप्लीशन रीजन को क्रॉस कर जाते हैं। तो बहुत थोड़ा सा करंट जो है डायोड में से एक्सटर्नल सर्किट में से मूव कर जाता है, ये या फ्लो कर जाता है। ये माइनॉरिटी चार्जेस की वजह से जो आने वाला करंट है रिवर्स बायसिंग में ये फ्यू माइक्रो एम्पेयर्स का होता है। ये इतना थोड़ा करंट है कि हम प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। हम कहते हैं ये कोई सिग्निफिकेंट वैल्यू वाला फ्यू माइक्रो एम्पेयर्स का करंट जो है वो कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस नहीं रखता, प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं रखता, लिहाजा हम इसको इग्नोर कर देते हैं। और ओवरऑल हम कंक्लूड करते हैं कि जब हमने अपने डायोड को रिवर्स बायस बनाया, पीएन जंक्शन को रिवर्स बायस बनाया, तो उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो करंट फ्लो जो है वो नहीं करता है। उसकी वजह हमने जो वो सीख ली है। अब आते हैं इसके आखिरी हिस्से की तरफ। अब जैसे फॉरवर्ड बायसिंग में हमने जो वोल्टेज और करंट की करैक्टरिस्टिक्स हैं वो देखी हैं, तो यहाँ पे भी हम वी आई करैक्टरिस्टिक्स देखेंगे रिवर्स बायसिंग में, वी वोल्टेज और आई करंट के लिए। तो स्टूडेंट्स आपने ग्राफ बनाना है वी और आई के दरमियान में। उसी तरह आप एक्सटर्नल वी जो है वो ले लोगे एक्स एक्सिस के ऊपर, और उसके नतीजे में जो आने वाला करंट है उसको आप वाई एक्सिस के ऊपर अपेयर करोगे। तो जैसे ही आप वोल्टेज इंक्रीज करोगे जीरो से आगे की तरफ, तो आप देखोगे एक छोटा सा स्मॉल वैल्यू में करंट फ्लो करेगा एक्सटर्नल सर्किट में। ये करंट किधर से आ रहा है? हमने तो कहा कि रिवर्स बायसिंग में कोई करंट फ्लो नहीं करता है, तो फिर ये थोड़ा सा करंट कौन सा है? अभी तो हमने बात की कि भाई माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से थोड़ी सी वैल्यू करंट की हमें देखने को मिलती है रिवर्स बायसिंग में। तो जब आपने रिवर्स वोल्टेज अप्लाई किया, रिवर्स वोल्टेज कौन सा होता है भाई? वो वोल्टेज जो आपने रिवर्स बायसिंग के लिए अप्लाई कर रखा है, बैटरी का वोल्टेज। जब आपने उसको रिवर्स बायस किया अपने पीएन जंक्शन को, अब उस वोल्टेज को आप रिवर्स वोल्टेज बोलोगे। जब आपने फॉरवर्ड बायस किया था तब आपने एक्सटर्नल वोल्टेज को फॉरवर्ड वोल्टेज बोला था, वीएफ से शो किया था। जब आपने रिवर्स बायसिंग की है तो अब आप एक्सटर्नल वोल्टेज को रिवर्स वोल्टेज जो है वो पुकारोगे। तो जैसे ही आप एक्सटर्नल वोल्टेज की वैल्यू जीरो से आगे लेके जाते हो, इंक्रीज करते हो, तो सर्किट में से डायोड में से बहुत थोड़ा सा करंट जो है वो फ्लो करता है, और ये थोड़ा सा करंट जो है वो अपनी एक वैल्यू पे पहुंच जाता है। ये जो करंट थोड़ा सा फ्लो कर रहा है इसको आप रिवर्स करंट पुकारोगे। क्यों रिवर्स करंट पुकारोगे? इसलिए स्टूडेंट्स कि ये रिवर्स बायसिंग में हमें फ्लो करता हुआ दिखाई दिया, और इसको ग्राफ में एक पैरेलल स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये जो पैरेलल स्ट्रेट लाइन है इसको पहले हम ग्राफ में ज़रा देख लें, ताकि हमारा अभी तक का जो पढ़ा हुआ कंसेप्ट है वो साथ रिलेट हो जाए। तो मैं यहाँ पे आपको ग्राफ में वही चीज़ दिखा देता हूँ। आप देखो स्टूडेंट्स, ये हमने कर रखी है रिवर्स बायसिंग। यहाँ पे देखो कि हमने एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो रिवर्स वोल्टेज अप्लाई कर रखा है। स्टूडेंट्स, आपने प्रीवियस अगर ग्राफ ज़हन में अभी तक बैठा रखा है तो वहाँ आपने देखा कि हमने जो फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई किया था वो एक्स एक्सिस में राइट साइड पे अप्लाई किया था, और उससे आने वाला जो फॉरवर्ड करंट था उसको हमने जो वाई एक्सिस है, पॉजिटिव वाई एक्सिस है ऊपर की तरफ, वहाँ शो किया था। लेकिन जो हम रिवर्स वोल्टेज है, एक्सटर्नल वोल्टेज रिवर्स बायसिंग में, वो एक्स एक्सिस के ऊपर लेफ्ट साइड पे शो करेंगे।
और लेफ्ट साइड पर शो करेंगे, मतलब नेगेटिव एक्सिस के ऊपर शो करेंगे, और उसके नतीजे में जो रिवर्स करंट है हम उसको वाई एक्सिस के ऊपर ओरिजिन से नीचे शो करेंगे, यानी नेगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर शो करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप देखो, जैसे ही जीरो से आपने अपना एक्सटर्नल वोल्टेज बढ़ाना शुरू किया, उसके नतीजे में करंट की एक वैल्यू जो है वो जनरेट हुई और वो फ्लो करना शुरू हो गई। तो आप देखो कि आपको वाई एक्सिस के ऊपर यहाँ पे एक करंट की वैल्यू मिल रही है, इसको हम पुकारेंगे स्टूडेंट्स क्या, रिवर्स करंट। और ये देखो जैसे ही एक ख़ास वैल्यू पे पहुँचा, वो वैल्यू अपनी अचीव करने के बाद जैसे जैसे हम आगे वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, हमारा जो रिवर्स करंट है वो उतना ही है। तो ये जितनी पैरेलल लाइन है, स्ट्रेट लाइन भी है और ये पैरेलल है, पैरेलल किसके, एक्स एक्सिस के पैरेलल है और स्ट्रेट भी है। तो ये पैरेलल स्ट्रेट लाइन जो है ये शो करी है कि रिवर्स सैचुरेशन करंट आ गया है। रिवर्स सैचुरेशन करंट वो है कि जो रिवर्स डायरेक्शन में हमें मिला, रिवर्स बायसिंग में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से मिला, और ये एक कांस्टेंट करंट है। वोल्टेज हम बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन इसकी वैल्यू नहीं बढ़ रही, जब जैसे ये वैल्यू अचीव हुई उसके बाद ये कांस्टेंट वैल्यू चलती आ रही है। अब आप क्या कर रहे हो कि आप वोल्टेज को अप्लाई करना छोड़ नहीं रहे, आप कहते हो जी मुझे रिवर्स डायरेक्शन में यानी रिवर्स बायसिंग में अपना एक्सटर्नल वोल्टेज जो है बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है। बेशक जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स नहीं फ्लो कर रहे, उनकी वजह से करंट नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने अपना वोल्टेज जो है वो इंक्रीज करते जाना है, करते जाना है। तो आप अपना एक्सटर्नल वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो। एक पॉइंट आपको देखने को मिलता है, ये वो पॉइंट है स्टूडेंट्स जिस पे आप देखते हो कि भाई आपका जो रिवर्स करंट है उसकी वैल्यू में अचानक थोड़ा इंक्रीज आना शुरू हो जाता है। वो जो कांस्टेंट पैटर्न चलता आ रहा था, रिवर्स सैचुरेशन करंट जो है, अब उसमें हमें तब्दीली दिखने को मिलती है, हमारे करंट में अचानक इजाफा होना शुरू हो जाता है। ये वो पॉइंट है स्टूडेंट्स कि जब आपका एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल वोल्टेज इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है कि उसकी वजह से जो कोवलेंट बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक होना शुरू हो गए हैं सिलिकॉन के अंदर, एन टाइप वाले पोर्शन में, पी टाइप वाले पोर्शन में, पीएन जंक्शन में जो कोवलेंट बॉन्ड बने वो टूटना शुरू हो जाता है। कोवलेंट बॉन्ड टूटना शुरू हो जाता है तो उससे होल्स क्रिएट होते हैं, उससे जो है वो इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होते हैं। आप यूँ कह लीजिए होल और इलेक्ट्रॉन्स के जो पेयर्स हैं वो जनरेट होते हैं। जब कोवलेंट बॉन्ड टूटेंगे तो उसका नतीजा क्या निकलेगा, नंबर ऑफ होल्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो इंक्रीज होंगे, और वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स में आप कह लो कि नंबर में इजाफा हो रहा है। तब मिनॉरिटी चार्ज कैरियर्स में नंबर का इजाफा हो रहा है कोवलेंट बॉन्ड टूटने की वजह से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप बोलोगे कि जहाँ पे वो जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है उसकी वैल्यू में जैसे ही हमें इजाफा देखने को मिला तो वहाँ पे हम उसको पुकारेंगे कि हमारे एक्सटर्नल वोल्टेज जो है अब वो इस काबिल हो गया है कि वो कोवलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक करना शुरू कर चुका है, और वो वैल्यू एक्सटर्नल वोल्टेज की कहलाएगी ब्रेक डाउन वोल्टेज। ब्रेक डाउन वोल्टेज एक्सटर्नल वोल्टेज की वो वैल्यू है जिसमें के कोवलेंट बॉन्ड्स टूटना शुरू हो जाते हैं, और कोवलेंट बॉन्ड्स टूटने से स्टूडेंट्स जो कांस्टेंट करंट चलता आ रहा था उसमें हमें इंक्रीज दिखने को मिलता है। तो रिवर्स बायसिंग में एक्सटर्नल वोल्टेज की वो वैल्यू जिसमें के रिवर्स करंट इंक्रीज होना शुरू हो जाए उसको हम ब्रेक डाउन वोल्टेज पुकारते हैं। स्टूडेंट्स इसको आप जो है वो जीनर इफेक्ट का भी नाम देते हो, आपकी बुक में इसको जीनर इफेक्ट जो है उससे भी पुकारा हुआ है। फिर आप देखो कि जैसे ही हमने ब्रेक डाउन वोल्टेज से जो एक्सटर्नल वोल्टेज है उसकी वैल्यू में फर्दर इंक्रीज किया तो हमें अचानक जो है वो बहुत ज़्यादा करंट के फ्लो में इजाफा देखने को मिलता है, करंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज होना शुरू हो गया है। ये वो वैल्यू है एक्सटर्नल वोल्टेज की जहाँ पे स्टूडेंट्स जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो होल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा हो गई है कि कुलियंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स, वो होल्स जो हैं वो हिट कर रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को, और कोवलेंट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नॉक आउट हो रहे हैं। कुलियंस बहुत रैंडम हो गई हैं, फास्ट हो गई हैं, एब्रप्ट हो गई हैं, और उन कुलियंस के नतीजे में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कोवलेंट बॉन्ड से निकल रहे हैं। तो स्टूडेंट्स जिनकी वजह से जो ओवरऑल चार्ज कैरियर्स हैं उनमें इजाफा हो रहा है, और एकदम से जो करंट फ्लो है उसमें हमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिलता है। अब इन सारी चीज़ों को हम जाके नोट्स में ज़रा क्विकली देख लेते हैं कि स्टूडेंट्स एक बार आपने रिवर्स वोल्टेज अप्लाई किया, करंट एक वैल्यू हमें मिली, रिवर्स करंट की वैल्यू जो कि कांस्टेंट हो गई। फर्दर हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं लेकिन
वैल्यू में कांस्टेंट मिल रही है, हम वोल्टेज मज़ीद इंक्रीज़ करेंगे, मज़ीद इंक्रीज़ करेंगे तो इसका मतलब है कि जो एनर्जी है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वो इंक्रीज़ होती जा रही है। अल्टीमेटली हमारा एक्सटर्नल वोल्टेज वो इतना हो जाएगा कि कोवेलेंट बॉन्ड्स टूटना शुरू हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जो हैं वो रिलीज़ होंगे, जिसकी वजह से हमें जो हमारा कांस्टेंट रिवर्स करंट चलता आ रहा था उसमें इजाफा दिखने को मिलेगा। इसको आप क्या पुकारोगे स्टूडेंट्स? इसको आप ज़ीनर इफेक्ट पुकारोगे। अगर ज़ीनर इफेक्ट यानी वहाँ पर जो वोल्टेज है वो ब्रेक डाउन वोल्टेज है, तो ब्रेक डाउन वोल्टेज के फर्दर आप अपना वोल्टेज जो है, रिवर्स वोल्टेज जो है वो इंक्रीज़ करते हो, तो मिनॉरिटी चार्ज कैरियर जो हैं उनकी वेलोसिटी अब कहीं ज़्यादा हो जाएगी और वो नॉक डाउन करेंगे बाउंड इलेक्ट्रॉन्स को। बाउंड इलेक्ट्रॉन्स कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं? वो इलेक्ट्रॉन्स जो कोवेलेंट बॉन्ड्स के अंदर मौजूद हैं। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड्स के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को जाके हिट करेंगे और उनको भी बॉन्ड से निकाल लेंगे क्योंकि कोलिजन्स हो रही हैं। तो इसका नतीजा ये निकलेगा कि कोवेलेंट बॉन्ड से मजीद इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। ओवरऑल इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगा, जिससे कि करंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगा। इसको आप एवालांच इफेक्ट का नाम देते हो। स्टूडेंट्स, ये वही ग्राफ बना हुआ है जो थोड़ी देर पहले हमने वी.आई. कैरेक्टरिस्टिक्स में जो है वो पढ़ लिया है। रिवर्स बायसिंग की वी.आई. यानी वोल्टेज और करंट की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही ये टॉपिक जो है वो मुकम्मल हो गया है। आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को आपने लाइक करना है, फेलोज के साथ शेयर करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।